सो गाइज आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। एंड आज के सेशन का हमारा एजेंडा क्या है, हम दो चीज़ें करेंगे। विल स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स। नंबर वन, कि अब जब एग्जाम में सिर्फ 60 दिन बचे हैं फॉर यूजीसी नेट इन जून 2024, तो अब हम क्या बेस्ट मतलब कर सकते हैं और कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और हम लोग ह्यूमन राइटर्स पे क्या कर रहे हैं। दूसरा, अभी देर हैज़ बीन अ नोटिफिकेशन फ्रॉम यूजीसी साइड अबाउट द चेंजेस इन यूजीसी नेट। तो उसके बारे में भी कुछ लोगों को डाउट है कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ये सब क्या है। तो उसके बारे में भी अगर कुछ है तो वील आल्सो डिस्कस दैट। ये हमें दो चीजें हम लोग आज के दिन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट, आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस और हम लोग यूजीसी नेट इन 3 सब्जेक्ट्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, एचआरएम एंड ऑफ कोर्स पेपर 1 सभी के लिए, अगर कोई पेपर 1 वाला बाकी सब्जेक्ट का भी है। सो वी हैव बीन असिस्टिंग यू फॉर दीज एग्जाम्स फॉर लास्ट मोर देन 10 years नाउ। और इस 10-11 साल में ना तीन चार चीजें हमें जो यूजीसी नेट में समझ में आई हैं, आई विल समराइज देम टू स्टार्ट विद। नंबर एक, कि यूजीसी नेट इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। होता क्या है कि सिलेबस इज वेरी वास्ट। बिकॉज सिलेबस इज वेरी वास्ट, उसको कवर करने में ज्यादा हमें समय लगता है। दूसरा क्या है कि जो लोग कई बार कोशिश करते हैं एंड जिससे अपना एग्जाम में हमारा बार बार कुछ लोगों को असफलता प्राप्त होती है, वो क्या है कि हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं ये वाला एरिया कर लूं, ये वाला एरिया कर लूं, इससे सवाल आता है। जैसे मान लो अब जैसे मतलब अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो आप कहीं से इस तरह की बातों में ज्यादा अगर आते हो कि मैं सेगमेंटेशन टारगेटिंग से पक्का सवाल आता है तो मैं इसको याद कर लेता हूँ, या फिर मैं लेबर लॉज है, मैं फैक्ट्रीज एक्ट का ये वाला प्रोविजन याद कर लेता हूँ। तो यूजीसी नेट में ये वाला चीज काम नहीं करता है। अगर यूजीसी नेट में हम कभी भी इस चीज से शुरुआत करते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लूं, कुछ ट्रिक्स याद कर लूं, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हाईलाइट कर लूं, ये कभी काम नहीं करेगा। और इसका एक बड़ा सिंपल सा कारण है, बड़ा ही कॉमन सेंस वाला कारण है। वो क्या है कि दिस इज अ ऑब्जेक्टिव एग्जाम और इसमें पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन है। अब जब वो 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है तो ना एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि मैं किस वाले टॉपिक से जरूर ले लूं सवाल, किससे नहीं ले लूं। वो रैंडमली कहीं से कुछ को भी उठा के दे देता है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 15 साल में जितने भी पेपर हुए हैं, हर पेपर का एक एक सवाल हम लोगों ने खुद से अपने हाथ से किया हुआ है। अगर किसी को डाउट है तो वो हमसे बात भी कर सकता है कि आप हमें बता दो कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और हम आपको ये बता देंगे कि उससे तो एक भी सवाल नहीं आया। सिमिलरली, अगर आप ये कहोगे कि ये वाला टॉपिक तो कभी नहीं पूछता है, और हम आपको उसके दो चार सवाल निकाल के हम आपको उसके दे देंगे कि इस साल में इस वाले एग्जाम में ये वाला सवाल आया था। सो इम्पोर्टेंट सवाल हमें ढूंढना बंद करना होगा। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे पेपर 2 में अपनी 10 यूनिट है, तो उस 10 यूनिट, मान लो कॉमर्स वाले लोग हैं, ठीक है। अब कॉमर्स वाले लोग अगर जब स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो शायद उनको पढ़ने में, अगर किसी को, सभी को नहीं, उनको मान लो काई स्क्वायर अनोवा समझ में नहीं आता पढ़ने में। सो मे बी वो एक दो टॉपिक छोड़ सकते हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है या वो है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर आप पूरा प्लान ऐसे करोगे कि आप कुछ ऑल टुगेदर छोड़ दो या इंपॉर्टेंट कर लो, ऐसा कुछ भी चीज काम नहीं करेगा। सो हम सब लोग जनरली किस तरफ भागते हैं कि कुछ ऐसा हम लोग कर लें कि 2 महीने में सिलेबस खत्म हो जाए। ये चीज, और फिर हम क्या, 2 महीने में जल्दी में कुछ कुछ हम सिलेबस खत्म करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम एग्जाम देने चले जाते हैं, फिर एग्जाम में फेल। फिर अगला एग्जाम आएगा 6 महीने बाद, फिर 2 महीने पढ़ेंगे, फिर फेल, फिर अगला आएगा, फिर दो, और ये साइकिल कुछ लोगों के साथ रिपीट होता रहता है। अच्छे से करना है, एक ही बार करना है, और उसमें टाइम लगेगा, वो 1.5-2 महीने में नहीं होगा। अगर एचआरएम वाले हैं, ठीक है, आप लोग अप्रोक्सीमेटली 3 महीने में कर लोगे। मैनेजमेंट कॉमर्स वालों को 4-5 महीना सिलेबस को खत्म करने में लगेगा। अगर कोई भी सर। ऐसा मेथड है कि जिससे आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जा रहा है, तो उस मेथड को आपको डाउट की नजरों से देखना होगा। दिस इज द ये सो अगेन, यूजीसी नेट का दोबारा से रिपीट करता हूँ, यूजीसी नेट इज नॉट अ टफर एग्जाम लाइक अगर कोई आईआईटी की बात करता है, कैट की बात करता है, सिविल सर्विस की बात करता है। यूजीसी इज नॉट अ टफर एग्जाम। द ओनली प्रॉब्लम इज यूजीसी नेट इज कि सिलेबस काफी ज्यादा है। सिलेबस काफी ज्यादा है तो वो थोड़ा समय लेगा, उसको कवर करने में समय लगेगा। अगर कोई एग्जाम से 2 महीने, 1 महीना पहले पढ़ाई शुरू करेगा, फिर एग्जाम नहीं होगा, तो लेट्स बी रियलिस्टिक, कोई बात नहीं, शायद इस बार नहीं निकले, अगली बार निकल जाएगा, 6 महीने बाद फिर से निकल जाएगा। सो वी हैव टू स्टार्ट विद रियलिस्टिक असेसमेंट कि इस एग्जाम के लिए हमें करना क्या है।
ठीक है। सेकंड थिंग, अब हम लोग फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट और एचआरएम के लिए हम लोग पिछले अप्रोक्सीमेटली 12-13 साल से हम लोग कोच कर रहे हैं। ठीक है। तो इस बार हमने एक ऐसा चीज बनाया है तैयारी करने के लिए, जो कि एंड ओवर द इयर्स जितना भी हम लोगों को कंटेंट समझ में आया, सवाल किया, उसको इकट्ठा करके विच आई वांट टू शेयर विद यू फॉर 2 मिनट्स। एंड इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा, और आपको बताऊंगा अभी क्यों नहीं मिलेगा, और फिर आप खुद असेस करना कि क्यों हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ठीक है। और ये मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है, और स्क्रीन शेयर करने के बाद लेट मी गो टू ब्राउजर, और मैं ब्राउजर पे जाता हूं एंड आई गो टू माई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विच इज ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो यहां जाके हम लोग लॉग इन करते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप लोग लॉग इन करते हो अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, आपको ना पूरे सिलेबस के जितने भी टॉपिक है वो आपको यहाँ एक एक करके दिखाई देंगे। जैसे कि मैं मैनेजमेंट या कॉमर्स वालों के लिए एक मैं लॉग इन करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। सो इफ समबडी इज फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट, मैनेजमेंट वालों के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है, एचआर वालों के लिए भी। सो आई लॉग इन विद दिस डेमो लॉगिन विच आई हैव। और एक बार लॉगिन करते ही इस तरह आपको जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स आपको एक एक करके दिखाई देंगे। ठीक है। चाहे पेपर 1 के चाहे पेपर 2 के, 10 यूनिट वहां है, 10 यूनिट वहां, दोनों के आपको दिखाई देंगे। अब मान लो मैं किसी के भी मैं अंदर जाता हूं, किसी भी टॉपिक के मैं अंदर जाता हूं। सो लेट अस गो इनटू, हम लोग चले जाते हैं, चलो एचआरएम में चले जाते हैं, क्योंकि एचआरएम कोड 55 वालों के लिए भी है। तो लेट्स गो इनटू एचआरएम, और मे भी हम ओबी में चले जाते हैं, ओबी सभी के लिए है, कॉमर्स के लिए भी है, मैनेजमेंट के लिए, कोड 55 के लिए है। सो गाइस, जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे ना, ठीक है, तो पूरा सिलेबस के टॉपिक आपको दिखाई देंगे। मैनेजमेंट फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, एक एक करके दिखाई देंगे। अब किसी भी एक टॉपिक के अंदर अंदर हम लोग जाते हैं, मे बी वी गो इनटू थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अब जब आप यहां जाओगे तो आपको ना तीन चीजें दिखाई देंगी। नंबर एक वीडियो, नंबर टू बुक, और नंबर तीन क्विज। एक एक करके तीनों के बारे में एक एक मिनट में लगाऊंगा। तो यही आपको पूरा जो कोर्स में जिस तरह उस टीचर ने पढ़ाया है, उसका आपको एक पूरा यहां जाके एक वीडियो दिखाई देगा। ठीक है। इस वीडियो से आप पूरा कोर्स कवर कर लो। ठीक है। आप टीचर ने काफी अच्छे से जितना यूजीसी नेट का लेवल के लिए रिक्वायर्ड है उसमें मतलब टीचर ने इसको कवर किया है। ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो यूनिक, कि हम जनरली कहीं भी जाते हैं ना, हमारे पास वीडियो की बड़ी सारी ऑप्शन है, वीडियो ये, पर सिर्फ वीडियो देख के कभी एग्जाम पास नहीं होगा। उसके बाद हमें या तो अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे या कुछ अपना बुक रेफर करना पड़ेगा। उस सिर्फ वीडियो से हमारा काम नहीं चलता है। सो गाइज, हम लोगों ने पहली बार स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कंटेंट भी हम लोगों ने यहाँ अवेलेबल मतलब करवाया है। ठीक है। अगर आप देखोगे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं, देयर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, देन वी स्टार्ट विद प्री साइंटिफिक पीरियड। फिर प्री साइंटिफिक पीरियड में एडम स्मिथ ने क्या किया, क्या उसका रोल था, फिर रॉबर्ट ओवन ने। ठीक है। उसके बाद हम क्लासिकल थ्योरीज पे जाएंगे, वेबर पे जाएंगे। सो गाइज, यहाँ हो क्या रहा है, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट इट, जो कि मुझे अब तक कहीं नहीं मिली है, कि अब आप वीडियो तो आप देख ही सकते हो, पूरा कंटेंट भी यहाँ, और यूजीसी के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा कंटेंट भी आपको यहाँ अवेलेबल है। और किसी भी टॉपिक के लिए। अब ये गाइस इसलिए तो इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ वीडियो देख के एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको उसके बाद अपना किताब भी पढ़ना होगा। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हर बात के लिए हमें वीडियो के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। अगर कोई एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं यूजीसी के मतलब अब ओबी के अंदर ही जाता हूँ। ठीक है। और मे बी आई पिकअप सम सिंपल कॉन्सेप्ट जिसमें थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है, मे बी आई गो टू, मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट अंदर जाता हूँ। ठीक है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा आसान टॉपिक है, और इसको समझने के लिए मुझे 1 घंटे का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, हालांकि यहाँ वीडियो भी है। ठीक है। सो नाउ गाइज, फॉर द फर्स्ट टाइम यू गाइज कैन प्लान कि किस टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे 1 घंटे का वीडियो देखने का जरूरत है, और किस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं अपना यहां से ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं कंटेंट से ही पढ़ के मैं अपना सारी चीजें मैं कवर कर सकता हूं। ठीक है। एंड दिस इज समथिंग जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको कहीं आपको नहीं मिलेगा। सो मैंने क्या किया, मेरा ओबी का कोर्स था, ओबी के कोर्स के अंदर मैंने अपना एक एक कीवर्ड मैंने करके अपना खत्म कर लिया। तो मैंने थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई भी टॉपिक उठाया था,
उसका मैंने पहले वीडियो देख लिया, उसका मैंने बुक पढ़ लिया। अब मेरी मर्जी भी है, अगर मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, मैं सीधा उसको अपनी बुक से कवर कर सकता हूँ, या फिर मैं वीडियो देख के बुक देख सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ वीडियो देख सकता हूँ, वो मेरी अब फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन इन द एंड एक बार तो बुक देखना ही पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से कोई एग्जाम पास आपका जीवन में नहीं होगा, ठीक है। अनदर थिंग गाइज, एक बार मैंने वीडियो और बुक से सिलेबस पूरा कर लिया, समझ लिया, अब हम इसके सवाल लगाना शुरू करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो यूनिक, इतना इतना सिस्टमैटिकली अरेंज भी किसने अब तक नहीं किया है। तो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में जो क्लासिकल थ्योरीज हैं, उसके यूजीसी नेट में 2009 से आज तक जितने भी सवाल आए हैं वो सब यहां अवेलेबल है। नॉट ओनली सवाल बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन। मैं यहां क्लिक करता हूं, चेक, और वहीं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सवाल, चेक। अब ये अगस्त 2016 में एचआरएम में आया है, चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये हमने खुद से डाला हुआ है सवाल, हमारे खुद के डाले हुए भी कुछ है इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है। एंड मे बी दिस वन, ये एचआरएम में 2017 में आया है। सो 2009 से लेके आज तक जितने भी सवाल हैं उनको हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया, एक एक को सोल्व किया, हर एक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। एंड अब तक 2023 से लेके जितने भी हैं ये पूरे इसमें अवेलेबल हैं। सो गाइज, ये जो मॉड्यूलैरिटी ऑफ ऑफ लर्निंग है, कि छोटे से टॉपिक को वीडियो में देख लिया, छोटे से टॉपिक का मैंने कंटेंट देख लिया बुक से, और छोटे से टॉपिक के ही जितने भी सवाल आए पिछले 15 साल में वो मैंने कवर कर लिए। दिस इज द यूनिक प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने बनाया। एक छोटा चीज और भी है आपके लिए, हमने यहाँ यूपीएससी में जो अगर लोग मैनेजमेंट ऑप्शनल से कुछ एग्जाम दे रहे हैं सिविल सर्विसेज, हमने उसके भी सवाल डाल दिए। हालांकि यूजीसी नेट वालों को ये करने का जरूरत नहीं है कि इस टॉपिक का 2022 में क्या सवाल आया, 20 में क्या आया, 19 में क्या सवाल आया, इस टॉपिक का 17 में क्या आया, 2007 में क्या आया, 5 में क्या आया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मैनेजमेंट ऑप्शनल में। फिर भी हमने डाल दिया क्योंकि हमारा एक इच्छा थी कि जो लोग मैनेजमेंट या कॉमर्स के लोग हैं वो थोड़ा मोटिवेट हों कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, और इन सवालों को देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मैं तो सिविल सर्विसेज एग्जाम भी दे सकता हूं, अगर आप में से किसी की भी इच्छा है तो। बट अदरवाइज दिस नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूर सिलेबस। तो हर एक टॉपिक के पिछले 22-23 साल के मैनेजमेंट ऑप्शनल के सवाल भी हैं, ठीक है। अब हम यहां तक हमने पूरा बात कर लिया। अब गए सिर्फ इतना ही नहीं, अब मेरा पूरा कोर्स है, ये मान लो ये मेरा कॉमर्स का पूरा कोर्स है। अब पूरे कॉमर्स के कोर्स में पेपर 1 पेपर 2 में कोई भी कीवर्ड है वो आप एक बार मुझे चैट पे लिख लिख दो, और मैं आपको इस कोर्स में उसको ढूंढ के मतलब दिखाऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से किसी को मतलब किसी को अगर जैसे जैसे मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर कोर्स है, ठीक है। सो मे बी आई पिकअप अ वर्ड, हम कौन सा करते हैं। और मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैप्टर के अंदर वर्ड की बात कर रहा हूं। मतलब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे कंपनसेशन मैनेजमेंट बताओ, मैं तो कह रहा हूं कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई मेथड है, जैसे कि बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, 360 डिग्री, एमबीओ, कोई भी कीवर्ड है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आपको याद है चैट बॉक्स पे आप लिखो, और मैं आपको फिर वो मतलब उस वाले कीवर्ड को मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो उसको ना एक बार वो ढूंढ के उसको मतलब कुछ भी जो जो भी आपके मन में आता है, और मैं उसको यहाँ आपको पूरे कोर्स के अंदर पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपको लगता है, आई विल फाइंड दैट फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। तब तक कुछ लोग जैसे ठीक है। तो गाइस तब मैं तब तक शुरू करता हूं, तब तक आप लोग कुछ कुछ लिखेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद, हम लोग क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद बिग, किसी ने लिखा बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। सो लेट मी राइट बिग 5, और बिग 5 में सर्च हम लोग मार देते हैं पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है। एंड गाइज वी शुड बी एबल टू 5 अवर पर्सनैलिटी के जो टेस्ट है उसके अंदर हमें बिग 5 मिलना चाहिए इसके बाद। सो अब बिग 5 को मैं ऐसे करके लिख देता हूं, और लेट अस सी बिग 5 मॉडल। गाइज कैन यू सी इट स्ट्रेट अवे, अंदर जाके देख लो, ये बिग 5 मॉडल है, ये पर्सनैलिटी का पूरा अपना वो है, और इसके अंदर जाके आप बिग 5 का अपना पूरा मॉडल देख सकते हो, ठीक है। किसी ने लिखा है कम्युनिकेशन थ्योरीज। सो गाइस ये इतना जेनरिक है, मतलब थ्योरीज तो सारी हैं ही। मैं चाहता हूं अंकुर आप किसी पर्टिकुलर थ्योरी का नाम ही लिख दो जो आपको याद है कम्युनिकेशन की, एंड आई विल फाइंड दैट फॉर यू, ठीक है।
मैं आपको ढूंढ के अब थ्योरी मतलब कम्युनिकेशन थ्योरी तो मैं ढूंढ ही दूंगा, मतलब वो तो काफी आसान है। मैं चाहता हूँ कम्युनिकेशन की बड़ी सारी थ्योरी हैं, उनके अंदर जो थ्योरी है जो आपको लगता है यूज रेलेवेंट है, राइट नेम ऑफ दैट थ्योरी एंड ओके समबडी इज राइटिंग बीसीजी मैट्रिक्स। आप लोग मुझे काफी आसान आसान दे रहे हो, लेकिन ठीक है, जो आप लोग कह रहे हो तो ढूंढ के दिखाऊंगा ये मैं। सो गाइस बीसीजी मैट्रिक्स लिखा है एंड लेट अस फाइंड बीसीजी मैट्रिक्स। और बीसीजी मैट्रिक्स को पूरा अच्छे से गाइस समझाया है। इसके बाद कभी जीवन में अब मैनेजमेंट कॉमर्स एचआरएम पेपर वन कोई दूसरा बुक को हाथ लगाना नहीं है। और समझाने का मतलब है कि सिर्फ उसका ना पूरा, जैसे अब बीसीजी मैट्रिक्स मैंने खोल के दिखा दिया, कैश काउज बता दिया, उसका एग्जाम्पल भी दिया है समझाने के लिए, डॉग्स क्या है उसका एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन मार्क क्या है उसका एग्जाम्पल दिया है नीचे, स्टार्स क्या है उसका नीचे, मतलब हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया कि उसमें क्या कीवर्ड है। और अब लोग बाकी वर्ड भी लिख रहे हैं, किसी ने लिखा है ईआरजी थ्योरी। ठीक है, ढूंढते हैं, हमें सेशन जल्दी खत्म भी करना है, लेकिन ठीक है, अब जो आप लोग दो चार वर्ड का ढूंढ ही सकता हूं मैं। ईआरजी थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, ईआरजी थ्योरी। सो गाइस ईआरजी थ्योरी, और सुंदर सी फोटो भी है, क्लेटन एल इन साहब ने दी थी ये, ठीक है, आप इसको यहाँ देख सकते हो ईआरजी थ्योरी को। और किसी ने लिखा लॉजिस्टिक इज पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद फॉरवर्ड एंड रिवर्स गुड ऑफ फ्लो। सो गाइस अगर वर्ड मिलेगा तो मैं आपको जल्दी से ढूंढ दूंगा, मतलब लेकिन कितना पूरा सेंट। उसे किसी ने लिखा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ठीक है, आई दिस इज लास्ट वन, फिर मुझे बंद करना होगा क्योंकि आई हैव टू कंटिन्यू विद माय सेशन। तो अगेन मैं जाता हूँ पूरे कोर्स के अंदर एंड लेट मी फाइंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आई होप मैं स्पेलिंग गलत नहीं कर दूंगा लिखने में। स्पेलिंग गलत तो लो जी, मेरे मैंने गलत स्पेलिंग किया था तब भी इसने ठीक करके उसको रिजोल्व कर दिया है। और ट्रांजैक्शन एनालिसिस तो पूरा चैप्टर है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस की बुक है, इसके अंदर जाओगे, इसका इंट्रोडक्शन है, फिर इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड है, फिर इसके अंदर ईगो स्टेट्स हैं, फिर एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन, फिर स्ट्रोक्स क्या होते हैं, फिर गेम क्या है, लाइफ स्क्रिप्ट क्या है, लाइफ पोशन क्या है। और इस तरह गाइज आप अपना ट्रांजैक्शन एनालिसिस आप लोग पूरा करते हो। सो गाइस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगेन बार बार मुझे अपनी तारीफ करते हो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहा है, बट अ रियल वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूजीसी नेट। इसके अलावा आपको कभी जीवन में कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। किसने लिखा है कि एक्स वाई जेड बुक किसने लिखी है, और चार ऑप्शन आते हैं, मुझे आप बुक का नाम बता दो। ये वैसे ओबी में आता है, फिर भी आपको दिखा देता हूं अगर किस तरह हम लोगों ने इस चीज को कवर किया है, कि जो भी इंपॉर्टेंट आदमी है ना, जैसे क्लासिकल थ्योरीज में हम अगर हम लोग गए और वहां बुक का नाम है, तो हमने क्या किया, इसको बड़ा सुंदर से बनाया हमारी टीम ने। लेट मी शो यू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो एडम स्मिथ, एडम स्मिथ की बुक है, ब्लैक कलर में लिखा हुआ वेल्थ ऑफ नेशन। रॉबर्ट ओवन ने कुछ लिखा है? नहीं, कोई बुक नहीं है। बेबेज ने कोई बुक है? यस, बेबेज की बुक का नाम देखो, इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चर। ह्यूगो मर्स्टाइन ने बुक लिखी है, यस, साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। वेबर की किताब भी देखनी है, देख लेते हैं, चलो वेबर ने ये किताब लिखी है। बाय द वे एक वेबर ने इंडिया के बारे में बुक भी लिखा हुआ है, द रिलीजन ऑफ इंडिया। सो गाइस वंस अगेन, तो ये मतलब ओवर द इयर्स जो पूरा ह्यूमन पैराडाइज जिसको आप जानते हो ओवर द इयर्स, और जो हमने किया है उसका एक तैयारी करने का हम एक समराइज्ड एंड इसमें और भी फीचर है, आप क्वेश्चन को बुक मार्क कर सकते हो, वो सब कर सकते हो, वो सब आपको खुद से मालूम है। हमें नहीं लगता कि ये अगर इस पे आप मेहनत कर लोगे 3-4 महीने, इसके अलावा आपको कुछ भी करना होगा। अगर कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, दे कैन रीच आउट टू अवर टीम, और हम एक दिन के लिए ट्रायल लॉगिन देते हैं। आप एक दिन के लिए ट्रायल लॉगिन लेके भी अपना ट्राई कर सकते हो कि भाई कैसा आपको दिखता है, अपने आप से ढूंढना, सर्च करना, सारी रात एक बार लगे रहना, फिर हमें बताना कि कैसा लगा। ठीक है, सो गाइस दिस वाज अबाउट द कोर्स, दिस वाज अबाउट दैट। ठीक है, अब जो नए जो चेंजेस आए हैं यूजीसी नेट में, उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। कुछ लोग प्राइस वगैरह ऐसे पूछ रहे हैं, सो गाइस गेट बैक टू अवर टीम। एक बार जरा मैं या आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, अदरवाइज लेट मी टेल यू कि जो चेंज वो हुए क्या है। ठीक है, जो यूजीसी मम्मी नेट देखो ना, जो वो हमारे वो दो ना, चेंजेस किए हैं, ठीक है। वो चौकी बनाना। सो गाइस पहले क्या था, पहले हम अपना यूजीसी का जो रिजल्ट आता था उसमें हम लोग क्या बोलते थे कि या तो हेलो आप सर। लोग, आई थिंक वी हैव टू म्यूट समबडी, आई टू म्यूट समबडी, लेट अस सी, रंजना मिश्रा, ठीक है, ओके डन। सो गाइस पहले क्या था, पहले आप यूजीसी नेट देखते थे तो या तो आप जीआरएफ निकालते थे, या इनफैक्ट ऐसे होता था,
एंड हाइपोथेटिकली मैं नंबर ले रहा हूं, अगर आपने 68% कट ऑफ गया तो आपने जीआरएफ निकाल दिया, हाइपोथेटिकल नंबर है ये। अगर 63% आपने दिया तो आपने नेट निकाल दिया, ठीक है। अगर जीआरएफ निकाला तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, 38 से 40 हजार रुपये पैसे मिलेंगे। नेट निकालेगा तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। आपको पीएचडी में कई जगह एलिजिबल आप थे, कई जगह नहीं थे, कुछ कुछ में वेरिएशन थे, पर आपको 38 से 40 हजार नहीं मिलेंगे। 8-10 हजार जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं वो आपको मिलते थे, ठीक है। सो गाइस अभी क्या हुआ है, अभी ये वाली कैटेगरी को बंद करके यूजीसी ने क्या किया है, 3 कैटेगरी बना दी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अब इन कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी 1 वालों को क्या है, इनको कैटेगरी 1 वालों को जीआरएफ मिलेगा। और अगेन इस 2 के बाद 3 कैटेगरी मिल गई, पर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वही है। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी 1 का अगर कट ऑफ जाएगा 66%, कैटेगरी 2 का 63%, कैटेगरी 3 का 60%, ये तीनों का मतलब कट ऑफ होगा। अब कैटेगरी 1 वालों को क्या मिलेगा, लेट्स कम टू दैट। अगर कैटेगरी 1 का मतलब आप जेआरएफ और आपको 38 हजार रुपये से 40 हजार मिलोगे अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो। दूसरा, कैटेगरी 1 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या, पीएचडी का एडमिशन के साथ जेआरएफ हो गया और आपको ये पैसा मिलेगा, ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 क्या है, कि आप कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, आप पीएचडी में दाखला भी लोगे पर आपको 38 हजार रुपये नहीं मिलेंगे, मतलब आप जीआरएफ नहीं हो। अब वेरी करता है, कहीं जगह 8-10 हजार मिलेगा, वो वेरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वो मतलब अलग बात है। पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, पर आपको 38 हजार रुपये नहीं मिलेंगे, मतलब आप जीआरएफ नहीं हो। कैटेगरी 3 क्या है, कि आप पीएचडी में दाखला ले सकते हो, 38 हजार रुपये नहीं मिलेंगे, 8-10 मिलेंगे, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप लोग नहीं बन सकते। सो दीज आर 3 कैटेगरी जिसमें लोग आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगेन इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पहले काफी सारी यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम कंडक्ट करती थी, अब वो सब बंद। अब हर एक पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा, यूजीसी के नेट के थ्रू ही होगा। यूजीसी नेट के थ्रू ही अब सब जगह पीएचडी में एडमिशन होगा, ठीक है। सो चेंज जो कि हुआ है। एंड एक चीज और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देने वाली। अगर आप कैटेगरी 1 में आते हो ना, तो जब आप पीएचडी के एडमिशन के लिए आप जाओगे तो आपका इंटरव्यू होगा, और जो उसमें इंटरव्यू का वेटेज है दैट इज 100%। बट रिटर्न इज अ बाइनरी डिसीजन, आप पास हुए या पास नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद जब इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू के मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कि आप होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जाओगे तो इस केस में आपके जो यूजीसी के नंबर हैं, जो रिटर्न के यूजीसी के नंबर हैं, और जो इंटरव्यू है उसका वेटेज 70-30 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में हो तो इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कैटेगरी 1 में हो तो इट डजेंट मैटर कि आपके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि आपके इंटरव्यू के स्कोर पे एडमिशन होगा, उसके बाद सब बराबर है। पर कैटेगरी 2 और 3 में हो, मान लो एक आदमी कैटेगरी 2 में है जिसका 63% है, एक दूसरा आदमी भी कैटेगरी 2 में है जिसका 61% है। सो पीएचडी के इंटरव्यू के टाइम 63% वाले को ज्यादा मार्क्स उसके जुड़ेंगे इन द फाइनल सिलेक्शन। सो कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैटेगरी में होना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ पीएचडी एडमिशन। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यही मुझे आप लोगों से शेयर करना था। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन सर दे कैन रीच आउट टू अवर टीम। गाइस गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमन पैकेटर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ, एंड लेट मी टेक यू टू वेबसाइट, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है। और एक बार अगर जाओगे, यहाँ कोर्सेज लिखे हैं, एचआरएम, मैनेजमेंट, कॉमर्स, किसी पे भी क्लिक कीजिए और उसके अंदर जाइए, गेट इन टच विद अवर टीम। कोने में चैट नाउ का बटन है, उसे आप क्लिक करके यू कैन गेट कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप, रीच आउट टू अवर टीम। उसमें जो पूछना है डिस्कस करना है, अदरवाइज यहाँ डिटेल हमने अच्छे से पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर किसी को कुछ डाउट है प्लीज आप पूछ लीजिए, आप मेरे से बात कर लीजिए, किसी को कुछ ही पूछना है। अमित इज सेइंग एज लिमिट, यस एज लिमिट सेम रहेगा, एज एग्जाम का स्ट्रक्चर बदला है, एज वेज जो पहले था वैसा ही रहेगा। हाँ
गुड इवनिंग सर। हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ। रोहित दिस साइड सर। हाँ रोहित। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कैटेगरी 1 अगेन सर? कैटेगरी वन का मतलब है कि आप जेआरएफ हो, ठीक है। यस सर। और जो 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 पहले जेआरएफ को मिलता था वो कैटेगरी वन है। जो जो पहले जेआरएफ मिलता था वो कैटेगरी 1 है। यस बिल्कुल। सर देयर वाज नथिंग चेंज ओवर देयर। यस, कैटेगरी वन को आप जेआरएफ से बिल्कुल इक्वेट कर सकते हो, कोई चेंज नहीं है। सर वहां पे आपने बोला कि वो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उस अप्लीकेबल है। हाँ, वो तो पहले भी था। जो जेआरएफ थे वो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर सकते थे, राइट। तो सर उनको जेआर पीएचडी। जेआरएफ आदमी का निकलेगा ही तब जब उसका नेट बाय डिफॉल्ट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जेआरएफ का कट ऑफ वुड बी हायर देन नेट। आई एम एग्री विद दैट सर, बट वो जो पीएचडी करने का सबमिशन टाइम होता है जो सबमिट किया जाता है वो तो वो करेगा वो जेआरएफ भी ना सर। समझा नहीं, दोबारा पूछिए, आप क्या पूछ रहे हो? सर जैसे कि सपोज दैट कि आई एम क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। ठीक है। सो मुझे किसी कॉलेज में अपनी पीएचडी की जो थीसिस होती है उसको तो सर सबमिट करनी ही पड़ेगी ना। मैं पीएचडी करने के प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीएचडी में एडमिशन की बात कर रहा हूं। पीएचडी में दाखिला लेने के लिए कुछ आप करोगे ना, कुछ फॉर्म भरोगे, राइट। यस सर, यस सर। उसकी बात हो रही है, नेट उसका एग्जाम है। हाँ हाँ सर, वो मैं समझ गया, लेकिन तो जो थीसिस कहां से उसमें। पिक्चर में आ गया इसमें? हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि यहाँ से जिस कॉलेज में जैसे पहले क्वालिफाई कर लिया या तो जेआरएफ के लिए या तो नेट के लिए। ठीक है। सर मतलब मैं डिफरेंस ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या केवल बस पैसे का डिफरेंस है? हाँ, जेआरएफ क्या है? जेआरएफ भारत सरकार की तरफ से एक आपको, यूजीसी की तरफ से एक वो है, स्टाइपेंड है एक। ओके सर। सर जेआरएफ दे, जेआरएफ सर कुछ दे, पैसा है जो भारत सरकार देती है। अगर आप कुछ कुछ अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो, आपको 38-40 हजार रुपये महीने का सरकार देगी आपको। आपके खाते में आ जाएगा अपने आप हर महीने। नहीं, बस मेरा यही क्वेश्चन था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी से भी अप्लाई कर सकते थे, डायरेक्ट नेट से भी और जेआरएफ से भी, तो बस चेंज बस दोनों में बस ये है नहीं, कि पैसे का असिस्टेंट चेंजेस। प्रोफेसर का एक अलग गेम है, दोनों को अलग अलग कर दो पहली बात तो। पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया को अलग कर दो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले को अलग कर दो। ओके सर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजुअली जो एलिजिबिलिटी वो नेट है, राइट। यस सर। अब जो नेट पास है वो जेआरएफ तो होगा ही। सॉरी, यस सर। मैं उल्टा बोल गया। हाँ जो हाँ, जेआरएफ पास वो नेट जेआरएफ तो है वो होगा ही। नेट होगा ही। जिसने, अगर मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं कोई अगर मैं किसी को नौकरी देता हूं, मैं बोलता हूं कि मुझे 10वीं पास लोग चाहिए, करेक्ट। यस सर। तो 12वीं पास तो अप्लाई कर ही सकता है ना। यस सर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्योंकि नेट चाहिए तो जेआरएफ तो वैसे ही अप्लाई कर सकता है। यस सर। हाँ, ऐसा ही है। थैंक यू ठीक सर। है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द Okay, बेस्ट। and sir, I have one question for हाँ जी, you. प्लीज बोलिए बोलिए। हाँ। Okay, and so my question is actually like if we had done MBA, so हम्म। usually we have major and minor subject, हम्म। and if the minor is HR, हम्म। okay, so can we continue with an HRM? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। Of जो course we can, जो right? एमबीए के जितने भी लोग हैं, अगर Mm-hmm. आपका तो फिर भी माइनर है, अगर आपने एमबीए में मार्केटिंग में जी. स्पेशलाइजेशन किया होता है, तब भी आप कोड 55 एचआरएम में यूजीसी नेट लिख सकते हो। Okay. हाँ। Okay, sir. Thank you for clearing ग्रेट the doubt. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। Sir, एंड question from my end, only one. हाँ I'm जी, sorry. प्लीज बोलिए। Yeah, I'm Sri actually. हाँ। I'm taking up your classes and it is too good. हाँ। And I have done my PhD long back. I just wanted to clear the net exam because of just a permanent job and other things. ठीक है। So, just now you're telling about all these things, but like I don't know where I can fall in that area. I could not understand actually. नहीं, आप क्या, व्हाट यू कुडंट अंडरस्टैंड, कम अगेन, सॉरी। No, I have completed my PhD, sir. हाँ। So I just wanted to clear my net exam alone. ओके, सो इन दैट केस एनी पीएचडी एडमिशन थिंग स्टोरी इज नॉट रेलेवेंट टू यू, ठीक है। Yeah. तो इवन इफ यू कम इन कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1, बोथ आर गुड फॉर यू, बोथ Okay. आर इक्वली सेम फॉर यू। Okay, sir. Okay, sir. Yeah. यस प्लीज, हाँ बोलिए। हाँ Sir, I am Shobit. जी, शोभित बोलिए। हाँ, I have cleared the net from your class, वेरी नाइस। and I am planning for PSU. हाँ। So I want to give the net and JRF. So these categories can hamper any PSU sector, or we नहीं, can go. शोभित आपको एक बात याद रखनी होगी, जब भी कोई पीएसयू यूजीसी नेट को यूज करता है हायरिंग के लिए, ठीक है, तो पीएसयू ना स्कोर यूज करता है।
पीएसयू को कोई मतलब नहीं है कि अगर मान लो जैसे ओएनजीसी हायर करता है एचआर ऑफिसर, ठीक है, या भेल करता है मार्केटिंग ऑफिसर थ्रू यूजीसी नेट, तो पीएसयू को कोई मतलब नहीं है कि वहाँ नेट जेआरएफ, वो तो स्कोर, वो तो लोगों को क्या कहेगा कि जो लोग मेरे यहाँ एचआर ऑफिसर बनना चाहते हो यूजीसी का फॉर्म भर दो, ठीक है, और अपना हमें स्कोर बता दो, वो अपना एक मेरिट लिस्ट बना देगा, उसे कोई मतलब नहीं है कैटेगरी वैटेगरी से। उसे जिसका ज्यादा नंबर होगा उसको वो इंटरव्यू के लिए बुला लेगा, जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उसमें से। तो सर, तो जैसे पहले ये होता था कि जैसे मैं पावर ग्रिड में था तो उसमें क्या हुआ था कि जेआरएफ के स्कोर पे वो लोग नेट को भी बुलाते थे, बट वो शॉर्टलिस्ट करते थे जिसकी स्कोर हाई रहती थी कट ऑफ के बेसिस पे। तो सी जैसे दैट्स अभी व्हाट। ये तो हाँ जैसे अभी 3 कैटेगरीज बन गया है, तो जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में जाएगा उन्हें तो वो शायद शॉर्टलिस्ट अब नहीं करेंगे, वो कैटेगरी तो 3 को ही अब देखो, ये ना दो तरीके हायर करने के, सुनो। कई बार पीएसयू क्या करता है कि पहले लोगों, जैसे ओएनजीसी क्या करता है कि इस साल, इस ओएनजीसी पहले अखबार में निकाल देगा कि इस साल जो जून में होने वाला है उससे हम लोग भी हायर करेंगे, तो जिसको ओएनजीसी में एचआर ऑफिसर बनने की इच्छा है वो ये वाला फॉर्म भर दो, ठीक है। ठीक है। उसमें तो कैटेगरी गेम ही खत्म हो गया फिर। कई बार वो लोग क्या करते हैं कि अब एग्जाम हो गया जून में और जुलाई में किसी पीएसयू की आंख खुली और उन्होंने दिसंबर तक वेट नहीं करना है, तो वो क्या करेंगे, अच्छा चलो जितने जेआरएफ लोग हैं वो उनमें से आ जाओ। ओके सर, आई गॉट इट। हाँ। सर आई हैड वन डाउट सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा डाउट ये था कि अगर ये जून पर आपको पता होगा ना कि कौन सा पीएसयूज रेगुलर आते हैं, कुछ आपको आइडिया है या गेस कर नहीं सकते हैं? नहीं, इसमें गेस तो कोई भी नहीं कर, क्योंकि देखिए पीएसयू के एग्जाम एनुअल नहीं होते हैं, ठीक है। सो वो एग्जाम, वो मतलब देखो पीएसयू में अगर आप मैनेजमेंट के हो या कॉमर्स के या मतलब एचआर, अगर आप एचआरएम से हो, पीएसयू अगर आप टारगेट कर रहे हो, यू कांट प्लान इट, यू कांट से कि मुझे ओएनजीसी में नौकरी करना है मैं पहले से प्लान कर लूंगा, और नहीं आप पहले गैस कर पाओगे। तो आप अपना तैयारी कर लीजिए, यूजीसी नेट का सिलेबस अच्छे से खत्म कर लीजिए। अगर कोई यूजीसी नेट हायर करेगा पीएसयू के थ्रू तो वो वाला आप एग्जाम दे दीजिएगा। अगर कई बार पीएसयू अपना एग्जाम कंडक्ट करेगा, अगर अपना करेगा उसमें भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, राइट, फिर आप उसके थ्रू अंदर आप आज, क्योंकि आपकी तैयारी हो जाएगी यूजीसी, तो आप उस वाले एग्जाम में भी आप अच्छा करोगे ही। सर ठीक वो लास्ट था सर, जून मेरा जून एमबीए का 24 में डीवीसी हायर किया है। हाँ बोलो, बोलिए दोबारा बोलिए पुनीत। हाँ सर, हाँ जून सर 24 वाले नेट में डीवीसी एंड पावर ग्रिड की हायरिंग साई के थ्रू द नेट नेट एग्जाम के बेसिस पे डीवीसी हायर करेगी, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। वेरी नाइस, ग्रेट। पावर ग्रिड, राइट। पावर ग्रिड एंड डीवीसी सर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ओके परफेक्ट, ठीक है। सर मेरा लास्ट था सर, मेरा एमबीए का एचआर और फाइनेंस था, दोनों ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है बैंगलोर यूनिवर्सिटी से। हाँ एक कुछ हैसल नहीं होगा ना इससे? नहीं, आप किसी दे सकते हो, वो 1755 किसी भी दे सकते हो। अच्छा अभी किसी ने चैट पे लिखा है कि एमकॉम वाले क्या मैनेजमेंट में लिख सकते हैं? एमकॉम वाले मैनेजमेंट में यूजीसी नेट नहीं लिख सकते, एमकॉम वालों कॉमर्स में देना होगा। तनप्रीत नरूला, आप जल्दी बोलिए प्लीज, तनप्रीत नरूला। हाँ तनप्रीत। जी सर, थैंक यू हाँ। सर। हम्म। सर एक्चुअली एक चीज पूछना था कि सर जो पीएसयू के जो एग्जाम्स लिस्ट होते हैं, हाँ उनका सबका एज क्राइटेरिया अलग अलग होता है कि सेम होता है? देखो वैसे तो इट कैन वेरी, पर मोटा मोटा लगा लीजिए आप 30 साल है, मोटा मोटा मोटा, बाकी कुछ कैटेगरीज है वो सब है। 30 मोटा मोटा एक एवरेज होता है, हमने देखा है ये, कई कई जगह 28 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 30 मोटा मोटा एक वो तो एवरेज। जैसे नेट का कोविड के टाइम पे एग्जाम आगे पीछे हो रहा था, तो इस करके इसका जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो एज लिमिट था वो चेंज हो गया था ना? हाँ ठीक है। तो वो अब कितना है, 30 है? एक बार वो, आई थिंक 30, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इट्स वेरी इजी, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। हमारे आप वेबसाइट पे जाना, ठीक है, और यहाँ एलिजिबिलिटी में जाना, आप किसी भी की, ठीक है, यहाँ एलिजिबिलिटी में चला गया, और एलिजिबिलिटी के अंदर हम अंदर जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है जीआरएफ का 30 ही है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 35 है, और ओबीसी के लिए भी 35 है। ओके ठीक है हाँ सर, थैंक यू हाँ सो मच। हाँ ग्रेट। ठीक है गुड इवनिंग गाइस। सर। हाँ जी सर प्लीज बोलिए। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ प्लीज बोलिए। सर मेरा टीचिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले मेरा कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है। तो ठीक है। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करती हूँ किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो उससे इफेक्ट होगा क्या? मतलब कि वो कुछ टैली शीट वगैरह उसकी बनती है, मतलब मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा बताओगे उसके बारे में? देखो आप ना, देखिए वैसे तो जो पीएचडी के, आप पीएचडी की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर। दोनों का ना एक पूरा एक वो बनता है
वेटेज का वो बनता है कि कितना जी परसेंटेज कितना है, किसका कितना है। जैसे कि मैं आपको पीएचडी वाला दिखा सकता हूँ, मेरे पास कोई वो है नहीं अभी रेडीमेड मेरे पास अभी, ठीक है। ओके जैसे मान लो हाइपोथेटिकली हम देख लेते हैं पीएचडी एट IIM बेंगलोर, ठीक है, क्योंकि मैंने पेज देखा था इसलिए मुझे याद है। लेकिन सर अगर यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर लेकर आते हैं तो उसकी वेटेज वो करेंगे मतलब अब कंसिडर। वो तो मैंने बता दिया कि यूजीसी का कितना वैल्यू है, कैटेगरी 1 2 3 जैसे। अब वो वेरी करता है, जैसे जैसे IIM है, आपका आपका क्या मैनेजमेंट है, कॉमर्स है। मैनेजमेंट अब एचआर मैनेजमेंट है। वालों के लिए अगर IIM में जाना तो उन्हें JRF ही चाहिए, नेट को पूछते नहीं है। तो वेरी करता है कॉलेज बाई कॉलेज कि कौन क्या ले रहा है क्या नहीं, ओके मतलब वो ले मतलब वो ले रहा है, ठीक है। अब ओके सर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, पर पूरा वेटेज बनता है, वर्क एक्स का कितना है, 10th के मार्क्स का कितना है, 12th के मार्क्स का कितना है। ओके वो आपको, जैसे आप गूगल कर लीजिए, नहीं तो हम आपको बाद में ढूंढ के दे देंगे। ओके सर। हाँ ठीक है, सर गुड ओके। इवनिंग। हाँ हाँ जी, प्लीज सर बोलिए। आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन। हाँ। एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट से मैंने ज्वाइन किया है सेशन सर। हम्म मैंने ऑलरेडी एनरोल किया है आप लोगों का कोर्स। तो हम्म सर क्या हुआ है मतलब मुझे एलएमएस जो आप लोग दे रहे हैं हम लोग को, हम्म पेपर 1 का मुझे मिल गया सर। हम्म पेपर 2 का मतलब हम लोग को आप लोग देंगे क्या? सभी को सब कुछ मिलेगा, हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट को सब मिलेगा वो, जी। ओके सर, कब अवेलेबल होंगे? वो आप एक बार हमारी टीम को रीच आउट कर लीजिए, एक प्लान है, अकॉर्डिंगली हम धीरे धीरे सब लोगों को उस पर लेके आ रहे हैं ऐसा। ओके सर, हाँ थैंक यू। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी क्वेरीज है, कोई डिस्कस करना है, प्लीज रीच आउट टू अवर टीम। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट।